Hello and welcome you all in Study Darbaar, the gateway to fulfill your dream. Hi, this is Abhishek Tiwari and I'm here with a new video that is part 2 of the last video which I have uploaded of class 9th, the story of Village Palampur chapter 1, economics. So till yesterday means in the last video we have studied till the story of Palampur. The introduction I have already given, that village ये गांव है जो mythical या you can say it as it's just an imaginary village, hypothetical village जिसका नाम है पालमपुर. वहाँ पर क्या क्या चीज़ें थी, किन किन चीज़ों का अभाव था. एक पक्की सड़कें थी वहाँ पर, ठीक है. उसके पास जो विलेज में कंट्रीब्यूशन और कंसंट्रेशन ऑफ पीपल थे वो किस टाइप के थे, अपर क्लास पीपल कितने थे, लोअर क्लास पीपल कितने थे, शेड्यूल कास्ट दैट इज़ दलित कैटेगरी के जो पीपल होते हैं वो लोग कहाँ पर रहते थे, कैसे उनके घर थे, ये सारी चीज़ें हमने कल पढ़ा था. Apart from that, we have already talked about the organizations of production. That is, you can also say it as a factors of production. That is land, labor, physical capital, and the working or the human capital. And I have already told you that human capital के बारे में we will talk about in the next chapter. That is people as a resource. तो आज हमें पढ़ना था फार्मिंग इन पालमपुर. पालमपुर में फार्मिंग का क्या कैसा तरीका था. तो लैंड वॉज फिक्स्ड. First point which we have to cover is land is fixed. Farming is the main production activity in Palampur. हमने अभी स्टार्टिंग में ही देखा था पालमपुर में जो फार्मिंग एक्टिविटी थी वो सबसे ज़्यादा थी. मीन्स पीपल वर मेनली डिपेंडेंट ऑन फार्मिंग, ठीक है. अदर देन फार्मिंग देयर वर सेवरल अदर थिंग्स. हमने देखा था ट्रांसपोर्टेशन, डेयरी प्रोडक्ट्स, शॉपकीपर्स. दीज वर सम अदर सेकेंडरी थिंग्स इन विच पीपल आर इन्वॉल्व. तो फार्मिंग में कितने लोग थे? 75% ऑफ द पीपल who are working are dependent on farming for their livelihood. They could be farmers or farm laborers. वो खुद फार्मर्स भी हो सकते हैं, फार्मर मतलब जिनकी खुद की ज़मीन और काम कर रहे हैं, और दूसरे वो लेबर भी हो सकते हैं दूसरे की ज़मीन में जाके काम करते हैं, मतलब लैंडलेस लेबर्स यू कैन से इट एज. The well-being of these people is closely related to the production of the farm. But remember that there is a basic constraint in raising farm production. Land area under cultivation is practically fixed. भाई if we'll talk about land area, तो आपकी देश की ज़मीन या आपके देश की लैंड की जो बाउंड्री होती है वो बढ़ती नहीं है. तो आपके देश में ज़मीन है वो तो फिक्स है, आपको कल्टीवेशन उसी पर्टिकुलर लैंड में करना है. इधर आप जो फॉरेस्ट एरिया है उसको कन्वर्ट कर देते हो फार्मिंग एक्टिविटीज़ के लिए एग्रीकल्चरल लैंड में, या उस पर प्रोडक्शन ज़्यादा करने के लिए हम ग्रीन रेवोल्यूशन के थ्रू जो चीज़ें आई थी दैट इज़ फर्टिलाइजर्स, उनका ज़्यादा से ज़्यादा यूज़ कर सकते हैं. लेटेस्ट मशीन्स टूल्स का हम यूज़ कर सकते हैं जिससे हमारा प्रोडक्शन बढ़े. वही चीज़ सिंस 1960 इन पालमपुर देयर हैज़ बीन नो एक्सपेंशन इन लैंड अंडर कल्टीवेशन. बाय देन सम ऑफ द वेस्टर्न लैंड यू कैन से वेस्ट लैंड इन द विलेज हैड बीन कन्वर्टेड टू कल्टिवेटेड लैंड. जो वेस्ट लैंड उनका पड़ा हुआ था, यू कैन से बैरन ज़मीन जो होती है, बंजर ज़मीन, उसको भी उन्होंने किस में कन्वर्ट कर दिया? कल्टिवेटेड लैंड में कन्वर्ट कर दिया. देयर एग्जिस्ट नो फर्दर स्कोप टू इंक्रीज फार्म प्रोडक्शन बाय ब्रिंगिंग न्यू लैंड अंडर कल्टिवेशन. फाइन. सो इज देयर अ वे वन कैन ग्रो मोर फ्रॉम द सेम लैंड? क्या कोई तरीका है जिससे आप उसी पर्टिकुलर लैंड से ज़्यादा प्रोडक्शन करते जाओ? हाँ, इसका तरीका है. हमने देखा था जो हमारा ग्रीन रेवोल्यूशन आया था उसमें यही चीज़ बताई गई थी कि कैसे आप पर्टिकुलर लैंड में, फिक्स लैंड में, कैसे आप प्रोडक्शन को पहले की मुताबिक ज़्यादा ग्रो कर सको. जिससे आया था पहली बार हमारे यहाँ फर्टिलाइज़र, केमिकल फर्टिलाइज़र, पेस्टिसाइड्स, इसका इंट्रोडक्शन हुआ था. हु इज़ द फादर ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशन? अ क्वेश्चन फॉर यू ऑल. हिज नेम इज़ नॉर्मन बोरलॉग. और जब इंडिया की बात करते हैं तो इंडिया के कौन है? इट्स अ क्वेश्चन फॉर यू ऑल. इसका आंसर आप कमेंट के थ्रू मुझे दें. सो इन द काइंड ऑफ क्रॉप्स ग्रोन एंड फैसिलिटीज अवेलेबल, पालमपुर वुड रिजेंबल्स अ विलेज ऑफ वेस्टर्न पार्ट ऑफ द स्टेट ऑफ उत्तर प्रदेश. ऑल लैंड इज कल्टिवेटेड इन पालमपुर. नो लैंड इज लेफ्ट आइडल. पूरी ज़मीन जो थी कल्टीवेशन के लिए उसमें कल्टीवेशन होता था, कोई भी लैंड ऐसा नहीं था जो खाली छोड़ दिया जाता था. ड्यूरिंग द रेनी सीजन खारिफ फार्मर्स ग्रो ज्वार बाजरा. These plants are used as cattle feed. It is followed by cultivation of potato between October and December.
In the winter season, Rabi, fields are sown with wheat. From the wheat production, farmers keep enough wheat for the family's consumption and sell the surplus wheat at the market at रायगंज. रायगंज क्या था, हमने पढ़ा था, रायगंज एक बड़े विलेज का नाम था जो इसके पास में था. A part of the land area is also devoted to sugarcane, which is harvested once a year. Sugarcane in its raw form or as jaggery is sold to traders in शाहपुरा. शाहपुरा एक टाउन का नाम था जो वहीं से पास था, मतलब विलेज पालमपुर से पास था और जो ऑल सीजन रोड है उससे जुड़ी हुई थी. The main reason why farmers are able to grow 3 different crops in a year is Palampur is due to the well-developed system of irrigation. Electricity came early to Palampur. Its major impact was to transform the system of irrigation. ट्यूबवेल्स यूज हुए थे यहाँ पे. जब इलेक्ट्रिसिटी है तो इलेक्ट्रिसिटी से क्या हुआ, ट्यूबवेल्स बनाएगा, और ट्यूबवेल से क्या हुई, यहाँ पे इरिगेशन फैसिलिटी बहुत अच्छी. Persian wheels were till then used by farmers to draw water from the well and irrigate a small field. People saw that the electric run tube-wells could irrigate much larger area of land more effectively. The first few tube wells were installed by the government. Soon, however, farmers started setting up the private tube wells. As a result of mid-1970s, the entire cultivated area of 200 hectares was irrigated. To grow more than one crop on a piece of land during the year is known as multiple cropping. आपको पता होना चाहिए किसी एक पर्टिकुलर ईयर में अगर आप किसी पर्टिकुलर फील्ड में एक से ज़्यादा क्रॉप लगाते हो तो उसे कहा जाता है मल्टीपल क्रॉपिंग. डू रिमेंबर दिस. और इसके पहले भी ये बताया गया, पहले जो थे फार्मर्स यूज टू यूज़ पर्शियन व्हील्स. पर्शियन व्हील्स एक टूल था, एक मशीन थी जिससे क्या करते थे लोग, इरिगेशन करते थे. इरिगेशन मतलब सिंचाई करते थे अपने खेतों में, लेकिन वो पॉसिबल क्या था, बहुत कम एरिया में आप सिंचाई कर सकते हो, इसमें मैन वर्क बहुत ज़्यादा चाहिए. दैन गवर्नमेंट ने इंट्रोड्यूस किया क्या, इलेक्ट्रिक रन ट्यूबवेल्स, मतलब ट्यूबवेल जो इलेक्ट्रिकली चलते हैं, इलेक्ट्रिक ट्यूबवेल्स यू कैन से इट एज. तो गवर्नमेंट ने कुछ लगाए जिससे फ़ायदा देखा, बाकी के फार्मर्स ने उन्होंने प्राइवेट कंपनियों से लेने लगे और लगाने लगे, इंस्टॉल कराने लगे ट्यूबवेल्स को. उससे हमने देखा कि आने वाले समय में 1970s तक में हमने देखा कि एंटायर एरिया जो वहाँ का था 200 हेक्टेयर, वो पूरा का पूरा एरिया इरिगेट होने लगा था बाय ट्यूबवेल्स, जिससे आपका क्या होगा, प्रोडक्शन बढ़ गया. इससे क्या होता है, आप बहुत ज़्यादा डिपेंड नहीं होते रेनफॉल पे, ठीक है. लेकिन अगर ट्यूबवेल्स ना हो तो हमारे इंडिया में देखते हैं मैक्सिमम जो ज़मीनें होती हैं, मैक्सिमम जो जगह होती हैं वो किससे इरिगेट होती है, रेन वाटर से. अगर 1-2 साल रेन वाटर मतलब रेनफॉल अच्छा ना हो तो आप देखते हो ज़मीनें बंजर हो जाती हैं, इरिगेशन करने में प्रॉब्लम आती है, जिससे एग्रीकल्चर या फार्मिंग करने में प्रॉब्लम आती है. फार्मिंग नहीं होगी तो आपके पास क्रॉप नहीं आएगा. आपने देखा था एक मूवी आई थी लगान, उसमें दिखाया था पिछले 5 साल से वहाँ पे अकाल पड़ा हुआ था, पानी नहीं गिर रहा था. तो हमने देखा मल्टीपल क्रॉपिंग क्या होती है, एक पर्टिकुलर ईयर में एक से ज़्यादा क्रॉप अगर किसी पर्टिकुलर लैंड में आप कल्टीवेट करते हो उसे कहा जाता है मल्टीपल क्रॉपिंग. इट इज़ द मोस्ट कॉमन वे ऑफ इंक्रीजिंग प्रोडक्शन ऑन अ गिवन पीस ऑफ लैंड. किसी पर्टिकुलर लैंड में आप ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्शन इसी तरीके से कर सकते हो, मतलब ये एक वे है एंड इट इज़ द मोस्ट कॉमन वे. ऑल फार्मर इन पालमपुर ग्रो एटलीस्ट 2 मेन क्रॉप्स. Many are growing potatoes as the third crop in the past 15 or 20 years. 2 मेन क्रॉप कल्टीवेट करते हैं, उसके अलावा एक और क्रॉप होता है पोटैटोज को वो उगा देते हैं बीच वाले सीजन में. डिफरेंट क्रॉप्स की ये पिक्स दी है, वीट, ज्वार, शुगर केन, पोटैटो. दैन दिस इज सम डाटा कल्टीवेटेड एरिया ओवर द ईयर्स. हमने देखा 1950 से 51 एक साल देखा 129 हेक्टेयर्स. इट इज़ इन मिलियन हेक्टेयर्स. फाइन. 90 से अगर 91 में जाते हैं दैन वी आर सीइंग, और अभी हम देखते हैं 14 से 15 के बीच में 155. मीन्स वी कैन से बढ़ रहा है, 1-2 कांस्टेंट ही है. फाइन. सोर्सेस कहाँ से लिया हमने, बुक ऑफ एग्रीकल्चर. देन it is important to increase the area under irrigation. And why?
क्या ये ज़रूरी है कि इरिगेशन के लिए जो एरिया है वो बढ़ाना चाहिए? मतलब जो एरिया है वहाँ पे ज़्यादा से ज़्यादा इरिगेशन होनी चाहिए क्या? और अगर होनी चाहिए तो क्यों? You have read about the crop grown in Palampur. Fill the following table based on the information on the crop grown in the region. मतलब ये पर्टिकुलर टेबल है, उस पर्टिकुलर टेबल को आपने जो पढ़ा है उससे आप आंसर देंगे। ट्राई करें आप इसका आंसर देने के लिए। For higher yield, yield is measured as crop production You have seen that one way of increasing production from the same land is by multiple cropping. हमने देखा the other way is to use modern farming methods, जिसमें क्या आता है for higher yield. Yield is measured as crop produced on given piece of land during a single season. Till the mid 1960s, the seed used in cultivation were traditional ones with relatively low yield. Yield मतलब उपजाऊ, उसमें उपजाऊ कितनी चीज़ें होंगी, कितनी उपजता होती है, fertility and quality. Tradition seeds needed less irrigation. Farmers used cow dung and other natural manure as fertilizer. All these were readily available with the farmers who did not have to buy them. भाई क्या देखा, पहले के समय में जो ईल्ड होती थी वो नॉर्मली लोग जो फसल उगाते थे उसमें उसकी उर्वरता के लिए इसकी फर्टिलिटी अच्छी हो, अच्छे से वो उगे, क्वालिटी उसकी अच्छी हो, तो पीपल यूज्ड व्हाट, मैन्योर्स, खाद के लिए आप क्या यूज़ करते थे, काउ डंग को यूज़ करते थे। ठीक है, जो ऑर्गेनिक आप बोल सकते हैं ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र होता है। आज की डेट में हम देखते हैं वी और द गवर्नमेंट इज़ प्रोमोटिंग ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र, क्योंकि हमें पता चला जो अलग से फर्टिलाइज़र यूज़ होने लगा था दैट वाज बाय केमिकल्स एंड पेस्टिसाइड्स, जो यूज़ किया गया था किसके इंट्रोडक्शन के बाद, ग्रीन रेवोल्यूशन में जैसे इंट्रोड्यूस किया था 1960s में। ग्रीन रेवोल्यूशन बहुत फेमस एक रेवोल्यूशन था इन द फील्ड ऑफ एग्रीकल्चर। मैंने अभी बताया था इसको इंट्रोड्यूस करने का श्रेय किसको जाता है, नॉर्मन बोरलॉग। फाइन, इंडिया में कौन थे आप इसका नाम बताएंगे। द ग्रीन रेवोल्यूशन इन लेट 1960s इंट्रोड्यूस द इंडियन फार्मर्स टू cultivation of wheat and rice using high yield varieties of seeds, HYV seeds। फुल फॉर्म कई बार पूछ लेते हैं कि HYV का फुल फॉर्म क्या होता है। Compared to the traditional seeds, the HYV seeds promised to produce much greater amount of grains on a single plant. As a result, the same piece of land would now produce far larger quantities of food grains than was possible earlier. HYV seeds, however, needed plenty of waters and also chemical fertilizers and pesticides to produce best result. Higher yields were possible only from a combination of HYV seeds, irrigation, chemical fertilizer, pesticides, etc. ये सारी चीज़ चाहिए अगर आपको क्या करना है, ज़्यादा से ज़्यादा अपनी yields को बढ़ाना है। ज़्यादा से ज़्यादा अगर आपको क्वांटिटी बढ़ाना है देन यू हैव टू यूज़ HYV सीड्स। इरिगेशन ज़्यादा करना है, केमिकल फर्टिलाइज़र एंड पेस्टिसाइड्स भी यूज़ करना है। इसके बहुत सारे ड्रॉबैक्स थे, हम बाद में इसको पढ़ेंगे कि इनके ड्रॉबैक्स क्या थे। फार्मर्स ऑफ पंजाब, हरियाणा एंड वेस्टर्न उत्तर प्रदेश वर द फर्स्ट टू ट्राई आउट द मॉडर्न फार्मिंग मेथड्स इन इंडिया। The farmers in these areas or regions set up tube wells for irrigation and made use of HYV seeds, chemical fertilizers and pesticides in farming. Some of them brought farm machineries like tractors and threshers, which made ploughing and harvesting faster. They were rewarded with high yield of wheat. जो इसका मेन इम्पैक्ट हमें देखने मिला ये उत्तर प्रदेश, पंजाब, हरियाणा इन रीजन में देखने मिला। अभी भी हम देखते हैं वहाँ पे सबसे ज़्यादा कल्टीवेशन वीट का बहुत ज़्यादा होने लगा है। ठीक है, ये इसका मेन श्रेय कहाँ पे किसको जाता है, ग्रीन रेवोल्यूशन को। इन पालमपुर द यील्ड ऑफ वीट grown from the traditional varieties was 1300 kg per hectare. With HYV seeds हमने देखा उसका लगभग 3 गुना हो गया, 3200 kg per hectare. There was a large increase in the production of wheat. Farmers now had greater amounts of surplus wheat to sell in the market. Modern farming method requires the farmers to start with more cash and
than before. क्यों? Fine, these were the question. No need to answer now. You have to think for them. इसमें जो लेटेस्ट डिस्कस दी है ये आप खुद इतना पढ़ने के बाद ट्राई करिएगा, पढ़ने के बाद आप आंसर दे पा रहे हैं या नहीं दे पा रहे हैं. विल द लैंड सस्टेन, क्या ज़मीन इससे चलेगी, ज़मीन इससे आने वाले समय के लिए यूज़ हो पाएगी? ऑब्वियसली बात है, अगर आप ओवर एक्सप्लॉयटेशन करते हैं किसी भी चीज़ का तो आने वाले समय में जितनी उसकी एज होगी उससे कम वो चलेगी. लैंड बीइंग अ नेचुरल रिसोर्स, it is necessary to be careful in its use. Scientific report indicates that the modern farming methods have overused the natural resources base. In many areas, green revolution is associated with the loss of soil fertility due to increased use of chemical fertilizer. Also, continuous use of groundwater for tube well irrigation has led to the depletion of water table. Environmental resources like soil fertility and groundwater are built up over years. Once destroyed, it is very difficult to restore them. We must take care of future development of agriculture. भाई ग्रीन रेवोल्यूशन का I have already told there were many drawbacks. सबसे पहला ड्रॉबैक्स हम देखते हैं, लैंड की जो सस्टेनेबिलिटी या फर्टिलिटी है वो ख़राब हो रही है, क्योंकि आप पर्टिकुलर एरिया में 4 साल तक रेगुलर 1300 हेक्टेयर केजी पर हेक्टेयर प्रोड्यूस कर रहे थे, लेकिन 1 साल 2 साल 3 साल आपने 3200 प्रोड्यूस तो कर लिया, लेकिन 3 साल के बाद उसकी फर्टिलिटी इतनी ख़राब हो जाती है कि आने वाले समय में उस ज़मीन पर कोई भी इरिगेशन या एग्रीकल्चर प्रोसेस हो ही नहीं सकती, क्योंकि वो ज़मीन बंजर हो जाती है. आप कितना भी पेस्टिसाइड, कितना भी केमिकल्स, कितनी भी इरिगेशन कर लो, वहाँ पर पॉसिबल नहीं होगा कि अच्छी किस्म की क्रॉप आपको मिले. सेकेंड, जब आप फार्मिंग करोगे तो आपको इरिगेशन करना है. इरिगेशन करने के लिए आपने ट्यूबवेल्स तो लगा लिया. ट्यूबवेल के लिए पानी कहाँ से ले रहे हैं? हमारे ग्राउंड के नीचे जो पानी है, दैट इज ग्राउंड वाटर लेवल हमारा कंटिन्यूसली कम हो रहा है उसके ओवर यूज से. भाई रेन तो उतनी होगी ना हमेशा, और ग्राउंड वाटर जो होगा हमारा वो लेवल उसका कंटिन्यूसली बरकरार बढ़ा रहेगा. कब? जब हम उसे एफिशिएंटली यूज़ करेंगे. रेन हुई, उसमें फिर पानी आ गया, आपने फिर यूज़ किया, रेन हुई, फिर पानी आ गया. लेकिन हम क्या कर रहे हैं, अब पानी जितना आ रहा है उससे ज़्यादा तो हम क्या कर रहे हैं, उसको सींचने पर निकाल दे रहे हैं. तो कंटिन्यूसली व्हाट वी आर गेटिंग, ग्राउंड वाटर जो लेवल है हमारे देश का या हमारे ज़मीन का नीचे जो पानी का लेवल है वो कंटिन्यूसली कम हो रहा है. इट इज़ ऑल्सो नेगेटिव पॉइंट. अपार्ट फ्रॉम दैट, वन मोर पॉइंट इज ऑल्सो देयर विच इज़ नॉट गिवन हियर, इज व्हाट, इससे आपका जो ग्राउंड रन ऑफ वाटर होता है, दैट इज जो नदियाँ होता है, नदियों का पानी भी खराब होता है, क्योंकि जितना ज़्यादा फर्टिलाइज़र, केमिकल, पेस्टिसाइड ये सारी मिलाते हैं, और जो बारिश होती है, बारिश के कारण जो फर्टिलाइज़र, पेस्टिसाइड्स उस पानी के साथ निकल के नदियों में मिलता है, तो नदियों में रहने वाले एक्वेटिक लाइफ जो होती हैं वो उससे डिस्ट्रॉयड होती हैं. अपार्ट फ्रॉम दैट, पानी जो होता है वो एल्कलाइन होने स्टार्ट हो जाता है, मोर एंड मोर एसिडिक. और अगर पानी बहुत ज़्यादा एसिडिक होगा तो वहाँ पे रहने वाले एक्वेटिक लाइफ को बहुत प्रॉब्लम होगी और वो सारे वहाँ पे मारे जाएंगे. अगर वो सारे मारे जाएंगे तो इन नॉर्मल लैंग्वेज वी यूज्ड टू से पानी सड़ जाता है, कंटेमिनेट हो जाता है. नेक्स्ट, हाउ इज लैंड डिस्ट्रीब्यूटेड बिटवीन द फार्मर्स ऑफ पालमपुर. अब पालमपुर में जो ज़मीन थी वो कैसे डिस्ट्रीब्यूट हुई थी? मैंने बताया था 450 फैमिलीज वर देयर. यू मस्ट हैव रियलाइज्ड हाउ इंपॉर्टेंट लैंड इज फॉर फार्मिंग. Unfortunately, not all people engaged in agriculture have sufficient land for cultivation. In Palampur, about 1/3 of the 450 families are landless. समझ रहे हैं? 1/3 मीन्स कितनी? अगर 1/3 करते हो, 450 को 3 से डिवाइड करो, कितना आता है? 150 फैमिलीज क्या थी? मोस्ट ऑफ दैम दलित्स, ये लैंडलेस थे, हैव नो लैंड फॉर कल्टिवेशन. On the remaining families who own land, 240 families cultivated small plots of land less than 2 hectares in size. Cultivation of such plots doesn't bring adequate income to their family. You must see the large number of plots scattered around the village in the pictures. These are cultivated by the small farmers. On the other hand, more than half the area of the village is covered by the plot that are quite large in size. In Palampur, there are 60 families of medium and larger
farmers who cultivate more than 2 hectares of land. A few of the large farmers have land extending over 10 hectare or more. आप देख रहे हैं पैचेस, ये 10 हेक्टेयर या 10 हेक्टेयर से ज़्यादा वाले प्लॉट्स हैं, आपको अलग ही दिख रहे हैं ये। तो ये वाले बहुत कम लोगों के हाथ में थे। बाकी ये दिख रहे हैं ये मोर देन 2 हेक्टेयर वी कैन से इट एज, ठीक है। दीज आर सम प्लेसेस जो मोर देन 2 हेक्टेयर थी। और ये छोटे छोटे जो पैचेस दिख रहे हैं, दीज पैचेस, ये 2 हेक्टेयर या उनसे कम है, ये जो थे इन पे 240 फैमिलीज थी। एंड 60 फैमिलीज वो थी जिसमें 2 या 2 से ज़्यादा या 10 से ज़्यादा लोग लैंड लिए हुए थे। मतलब डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लैंड वाज नॉट इक्वल। ऑब्वियसली बात है, अगर डिस्ट्रीब्यूशन इक्वल नहीं होगा तो एग्रीकल्चर में जो हमने देखा था कि 1/3 पीपल, जो वहाँ पे मैक्सिमम पॉपुलेशन थी वो किस पे डिपेंड करती थी, एग्रीकल्चर में। लेकिन बाकी के लोग क्या करते थे, दूसरी एक्टिविटीज़ करते थे। फाइन, इसके आगे का विल गोइंग टू, चलो हम अच्छा एक टॉपिक और पढ़ लेते हैं। हु विल प्रोवाइड द लेबर। अब लेबर कौन प्रोवाइड करेगा भाई, इतनी सारी चीज़ करना है। तो हमने देखा अगर सबको इक्वल लैंड दे देंगे तो लेबर का कोई काम ही नहीं करेगा, लोगों को अपने खेत में खुद ही काम करना होगा। तो हमने जो 10 एकड़ 10 एकड़ ज़्यादा 2 एकड़ से ज़्यादा ज़मीन है तो वो खुद के लैंड में कई बार काम नहीं करते, तो उधर पे रोजगार मिलता है किनको, वो सारे लोग जो हमने देखा 1/3 पीपल, दैट इज 150 पीपल, जो लोग क्या हैं, लैंडलेस हैं। फाइन, आफ्टर लैंड labor is the next necessary factor for production. Farming requires a great deal of hard work. Small farmers along with their families cultivate their own field, thus they provide the labor required for farming themselves. Medium and large farmers hire farm labor to work on the lands. Farm labor come either from landless families or families cultivating small plots of land. Unlike farmers, farm laborers do not have a right over crop grown on the land. Instead, they are paid wages by the farmers for whom they work. Wages can be in cash or in kind, that example crop sometimes. Laborers get meal also. Wages vary widely from region to region, from crop to crop, from one farm activity to another. Like sowing के लिए अलग होगा और हार्वेस्टिंग के लिए अलग पैसा मिलता है. There is also a wide variety in the duration of employment. Variation भी अलग अलग होता था. A farm labor might be employed on a daily basis or for one particular फार्म एक्टिविटी, लाइक हार्वेस्टिंग के लिए ले लिया, यानी तो उसे होल ईयर के लिए रख लिया। यहाँ पे फिर एक कहानी दी है, ये कहानी एक बार आप पढ़ के देखना। इसके आगे का वीडियो हम कल बनाएंगे या इसके आगे का हम कल पढ़ेंगे। ये 2 बहुत इंपॉर्टेंट मेंबर हैं, दाला के बारे में कहानी दी गई है, इसे आप अच्छे से पढ़ें और फिर उसके बाद मुझे आंसर दें, आपको समझ में आ रहा है या नहीं। इसके आगे का वीडियो हम अगली क्लास में या अगले वीडियो में मैं इसके आगे का पढ़ाऊँगा आपको। टिल देन बी यू, थैंक यू।